गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज आपका फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो इसलिए प्लीज़ अधिक से अधिक आप लोग पार्टिसिपेट करना, जिससे कि किसी को भी, टीचर्स को, सिस्टर को ऐसे ह्यूमिलिएशन ना हो। और पार्टिसिपेट करने के बाद ही, अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हो और करने के बाद ही इस वीडियो को देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, वो क्या है? औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, माने माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में जो पहला जो माइक्रोब्स से रिलेटेड जो टॉपिक था, वो क्या था कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे, माने घरों में उपयोग होने वाली जो चीज़ें होती हैं, नॉर्मली जो फूड्स होते हैं, जो जिसको हम एज ए खाते हैं, तो उन मतलब डिफरेंट फूड्स में माइक्रोब्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो वो उसी के ऊपर टॉपिक पूरा डिपेंडेंट था। आज का जो टॉपिक है वो है कि इंडस्ट्री में, मतलब जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, उसमें माइक्रोब्स का किस किस तरह से यूज़ होता है। तो औद्योगिक में, अर्थात जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें माइक्रोब्स को यूटिलाइजेशन के आधार पर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमको ब्रेवरेजेस, अर्थात मादक पेय पदार्थ की प्राप्ति होती है। जैसे आपका विस्की हो गया, वाइन हो गया, रम हो गया, ठीक है, जो इसको हम शराब कहते हैं। तो शराब की जो प्राप्ति होती है वो भी माइक्रोब्स के यूज़ के द्वारा ही होती है। माइक्रोब से ही हमको एंटीबायोटिक्स की भी प्राप्ति होती है। और हम कुछ वैल्यूएबल कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, जिसको कि भी हम माइक्रोब्स के द्वारा ही उनकी प्राप्ति हमें होती है और हम अपने यूज़ में उसको लाते हैं। तो आज का जो फर्स्ट जो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या है? बेवरेजेस के बारे में है। तो यहाँ पे क्या है? फर्मेंटेड बेवरेजेस, मतलब जो भी है, माने जो भी पेय पदार्थ हैं, उनको किण्वित करने के लिए, अर्थात उनमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस को करवाने के लिए, ताकि उनसे हमको क्या प्राप्त हो सके? हमको उनसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट का प्रयोग, ये सब याद रखना। माइक्रोब्स स्पेशली किसका? ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से, माने इमोरियल टाइम से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। ठीक है, बिना इन माइक्रोब्स के हम इन सारे चीज़ों का उत्पादन कर ही नहीं सकते। फॉर दिस पर्पस सम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कि जो ब्रेड मेकिंग के लिए भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट का ही प्रयोग करते हैं। और विभिन्न प्रकार के बेवरेजेस को बनाने के लिए भी इसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटेड माल्टेड सॉल्ट्स एंड फ्रूट जूसेस, माने जो भी धान्य है या फलों के रस हैं जिसमें कि माल्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, तो उस माल्टोज शुगर को क्या किया जाता है? फर्मेंट करवाया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा, जिससे कि एथेनॉल का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, टू प्रोड्यूस एथेनॉल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब देखो, जो एथेनॉल होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि किस टाइप के रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि आपने सुना होगा वाइन। ठीक है, तो वाइन के मतलब वाइन को तैयार करने के लिए अंगूर के जूस का यूज़ किया जाता है एज ए रॉ प्रोडक्ट, और उनमें क्या करवाया जाता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस को करवाया जाता है। बियर के लिए चावल के, मतलब चावल का जो मांड होता है, ठीक है, यही इसीलिए यहाँ पे है माल्टीकृत धान, उसका प्रयोग किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है? मतलब ये बियर को बनाया जाता है। इसी तरह से विस्की के लिए क्या, गन्ने का जो रस होता है उस पर ईस्ट की प्रक्रिया को करवाया जाता है और विस्की को प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट टाइप के
बेवरेजेस को प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा फ़ैनी, तो फ़ैनी के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एप्पल के जूस का यूज़ किया जाता है, जो कि गोवा में काफ़ी फेमस है। ठीक, अब एक और पॉइंट आया है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन्ड। माने हमें क्या करना है कि हमें पहले चूज़ करना है कि किस टाइप का हम मतलब किस टाइप का हमको बेवरेज बनाना है। फिर हमको मान लो अगर हमको वाइन बनाना है, तो वाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अंगूर के जूस का हम यूज़ करेंगे, और अंगूर के जूस पर हम क्या करेंगे? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा उसको फर्मेंट हम करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें उससे वाइन प्राप्त होगा। फिर अगर हमको मतलब यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, माने जो वाइन और बियर होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं होती। वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। इसका मतलब क्या है कि विस्की, ब्रांडी और रम को प्राप्त करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है? आसवन की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक इस तरह से जार है और उस जार में अल्कोहल और वाटर दोनों चीज़ें भरी हुई हैं, और उससे हमको अल्कोहल को पृथक करना है। तो आप सबको पता है अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे जब इसका टेम्परेचर पहुंचता है, तो जो अल्कोहल होता है वो उसकी वाष्प यहाँ से निकलती है, और फिर यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है जिसमें कि संघनन का प्रोसेस होता है, और वहाँ से हमें अल्कोहल जो होता है शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम आसवन बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्शन दिया कि आसवन की विधि मतलब होता क्या है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए भी क्या किया जाता है? माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। अब इंडस्ट्री में दूसरा माइक्रोब का क्या यूज़ है? एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पैथोजन से संक्रमित हो जाता है, तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन्स देते हैं। वो जो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होती हैं उनको भी माइक्रोब से ही प्राप्त किया जाता है। याद रखना, अभी तक आपने माइक्रोब्स के कौन कौन से यूज़ पढ़े हैं? तो आपने माइक्रोब का पहला यूज़ क्या पढ़ा था? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें आपने देखा कि हाउसेस में हम माइक्रोब का यूज़ करते हुए कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दही बना सकते हैं, हम चीज़ बना सकते हैं, इडली डोसा भी हमने वहाँ पे बनाना सीखा तो नहीं था, लेकिन देखा था कि माइक्रोब्स का यूज़ करते हुए हम उन सारी चीज़ों को हमने कैसे बनाया था, ब्रेड वगैरह को भी। और उसके बाद अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में कि जो भी आपके वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम होते हैं, इसको भी बिना माइक्रोब्स के बनाया नहीं जा सकता है। और अब जो इसी के अंतर्गत माने इंडस्ट्रियल यूज़ के अंतर्गत जो दूसरा है वो है एंटीबायोटिक्स। पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स एक तरह से एक हादसा थी जिसको कि वैज्ञानिकों ने मतलब जो भी वैज्ञानिक थे वो एंटीबायोटिक्स पर वो काम नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिनके साथ ये हादसा हुआ था, और उन्होंने देखा कि अगर बैक्टीरिया मतलब अगर एक प्लेट है और उस प्लेट पर अगर फंगस का ग्रोथ हो गया, तो फंगस मतलब एक फंगस के टाइप जिसका नाम मोल्ड था, उसका अगर वहाँ पे ग्रोथ हो गया तो उसके प्रेजेंस में बैक्टीरिया का ग्रोथ वहाँ पे इनहिबिट हो जा रहा था, मतलब रुक जा रहा था। तो इसी का यूज़ करते हुए फिर एंटीबायोटिक्स को बनाया गया। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माइक्रोब्स द्वारा एंटीबायोटिक्स का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खिलाफ, अगेंस्ट, एंटी मतलब तो अगेंस्ट ही होता है ना, तथा बायो का अर्थ जीवन है, लाइफ है। दोनों को मिला देने से इसका अर्थ अगेंस्ट लाइफ, जीवन के खिलाफ हुआ। रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्यों के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और जब बायो का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब हुआ कि जीवन के खिलाफ,
लेकिन ये जीवन के खिलाफ जो शब्द है वो पैथोजन के प्रति प्रयोग किया जा सकता है, न कि मनुष्य के प्रति। ये मनुष्य के खिलाफ ना होकर ये मनुष्य के एक तरह से मित्र हैं, जो कि बहुत सारे रोगों से लड़ने में मनुष्य की मदद करते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा घटना थी। स्टोरी पढ़ते हैं क्या हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देखो आप बस यहीं तक लिख सकते हो, ठीक है, इतना पूरा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टोरी है, स्टोरी हमें जानना चाहिए, ठीक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे हैं उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए। मोल्ड मतलब फंगस, ठीक है, फंगस की एक वैरायटी है जिसको मोल्ड कहते हैं। मोल्ड उत्पन्न हो गए जिस कारण स्टेफाइलोकोकाई वृद्धि न कर सका। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है, ठीक। मतलब मोल्ड एक रासायनिक पदार्थ को उत्पन्न करता है जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था। चूँकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने इसकी खोज इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे की इस खोज के लिए 1945 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वेयर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। प्लेग, वुपिंग कफ मतलब जिसको काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, गलघोटू एंड लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं, के उपचार के लिए एंटीबायोटिक ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। अच्छा लगा होगा आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में ये सारे बातों को जान के। अब हम पढ़ते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को प्राप्त करने में किस प्रकार से किया जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल और एंजाइम के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं उनका कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर, मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जिनसे ये सारे एसिड की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस नाइगर, ये याद रखना मतलब मिलान करने को पूछा जाता है। एस्परजिलस नाइगर जो एक फंगस है से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरियम है से एसिटिक एसिड की प्राप्ति होती है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो एक बैक्टीरियम है से ब्यूटेरिक एसिड की प्राप्ति होती है। लैक्टोबैसिलस से आप सबको पता होगा जो कि एक बैक्टीरियम है से लैक्टिक एसिड की प्राप्ति होती है, ठीक। ईस्ट जो इसका क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और ब्रेड के भी फॉर्मेशन के लिए आपने देखा था इसका यूज़ किया जा रहा था। कल सैटरडे था, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, तो चूँकि मैं ये पूरा होल चैप्टर्स का नोट्स कंप्लीट कर देती ताकि मैं आज इस वीडियो को बना पाऊँ, इसलिए वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नहीं दे पाई। मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं उसके आंसर को देने की कोशिश करूँ, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स के मतलब एंजाइम को प्रोड्यूस करने मतलब उसको बनाने के लिए भी माइक्रोब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज एक एंजाइम है जो कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, अपमार्जक संरूपण, मतलब डिटर्जेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और क्यों इसका यूज़ किया जाता है, यूज़
हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, मतलब कपड़े जो होते हैं उस पर तेल के जो दाग जो लग जाते हैं उसको हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, लाइपेजेस, ठीक है। फिर पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। आपने देखा होगा जितने भी ट्रॉपिकाना रियल के जो जूसेस आते हैं वो काफ़ी फ्रेश लगते हैं और काफ़ी साफ़ लगते हैं, और अगर आप किसी ठेले वाले से या घर में जो जूसर है उससे आप जूस निकालते हो तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है और उतना क्लीन भी नहीं दिखता है। लेकिन जो रियल और ट्रॉपिकाना के मार्केट वाले जो जूस होते हैं वो काफ़ी साफ़ दिखते हैं। तो साफ़ इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें इन एंजाइमों को ऐड किया जाता है। कौन से एंजाइम है वो? पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस को उसमें ऐड किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग, किसका उपयोग? स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग रोगियों के रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने में यानी क्लॉट बस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदयघात हार्ट अटैक के ग्रस्त लीडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो धमनियाँ होती हैं वो शिराओं से क्या होती हैं? अपेक्षाकृत थोड़ी सी पतली होती हैं, और उनमें क्या होता है, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट यहाँ पे क्या हो जाता है, जम जाता है। जब यहाँ से ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड का फ्लो क्या इजीली हो पाएगा? यहाँ पे आगे तो क्लॉट जमा हुआ है, तो क्या होगा, हार्ट पे एक प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर पड़ने से क्या होता है, अगर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया तो क्या होता है, व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, एक क्लॉट क्या है, बस्टर है सॉरी, जो कि क्या करेगा, इस क्लॉट को यहाँ से बस्ट कर देगा, मतलब इस क्लॉट को यहाँ से हटा देगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए that is used for an immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by fungus Trichoderma polysporum. Another bioactive molecule कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करता है? एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। आपने पढ़ा था इम्यूनिटी वाले चैप्टर में कि जो टी सेल्स जो होती हैं तो वो क्या करती हैं कि अगर कोई भी मतलब किसी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को बॉडी में फिट किया गया है जो कि उस सेम बॉडी का नहीं है, तो क्या करती है, उसको वो रिपेल करती है, मतलब उसको वो स्वीकार हमारा शरीर नहीं करता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए मेडिसिन दी जाती है, जो कि एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये किससे प्राप्त किया जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक फंजाई से इसको प्राप्त किया जाता है। ये सब याद रखना। साइक्लोस्पोरिन ए को किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है, जो क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। फिर क्या है? स्टेनिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक, मोनास्कस परप्यूरियस से इसको प्राप्त किया जाता है स्टेनिन को, और हैव बीन कॉमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड में से ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट एक्ट्स बाय कंपेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। माने कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको ये स्टैटिन क्या करता है, उसको, उस एंजाइम को ये सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि किसी टाइप के भी कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन बॉडी में ना हो पाए। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आएगा। और ब्लड क्लॉट बन गया है तो हमें किस चीज़ का प्रयोग करना है? स्ट्रेप्टोकाइनेस का प्रयोग करना है, जो क्या है, एक क्लॉट बस्टर है। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है क्या? एक माइक्रोब है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए कितने यूज़फुल हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइक्रोब का यूज़। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट।
सीवेज मतलब क्या होता है, जो मल मूत्र होता है ना, वो जिस पाइप से जाता है, मल मूत्र युक्त जो जल होता है उसी को सीवेज बोला जाता है। ठीक, तो अब सीवेज के ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो पहले आप इसकी पूरी कहानी को सुन लो, उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। ठीक, इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वहित मल सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोगजनकीय, मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। बिफोर डिस्पोजल माने विसर्जन से पूर्व कहाँ इनको विसर्जित किया जाता है, नदियों में, मतलब नदियों में इस सीवेज को डालने से पहले। हैंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिनको STP भी बोला जाता है, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, जिसको परपोषित सूक्ष्मजीव कहते हैं हिंदी में, नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज को क्या किया जाता है, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब से ट्रीट किया जाता है। क्यों? उसको पानी में डालने से, उसको नदी के पानी में डालने से पहले, क्योंकि और ये जो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये सीवेज में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका किस तरह से यूज़ किया जाता है, दिस ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट steps basically involves physical removal of particles, large and small, from the sewage through filtration and sedimentation. These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. Then the grit, soil and small pebbles are removed by sedimentation. All solid that are settled form the primary sludge and जिसको प्राथमिक आपंक बोलते हैं, and the supernatant plavy forms the effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. देखो, इतना पहले समझ लो कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में बोलने का प्रयास ये किया जा रहा है कि जो सीवेज है, सीवेज जो होती है, जिसको कि हम वहित मल युक्त वेस्ट वाटर भी बोलते हैं, ये क्या होता है, सीवेज पाइपलाइन होती है जो घरों में बिछाई जाती है। ठीक है, गलियों में जो बिछाई जाती है, आपके घरों से उसको निकाला जाता है। घरों से निकलने वाला जो मल मूत्र युक्त पानी होता है वो हमारी नाली में जाता है। मान लो ये नाली है और ये जाके किसी भी शहर में बहुत बड़े बड़े टैंक बने होते हैं, उन टैंकों में जाके ये कलेक्ट होता रहता है। फिर सारे जो शहर का, मान लो जैसे मैं गोरा बाज़ार में रहती हूँ, महुआ बाग, इधर उधर सब जगह का टैंक, एक बड़े से टैंक में उसको ले जाके उसको भरा जाता है। ठीक, फिर यहाँ से क्या होता है, ये जो सीवेज है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए इसको कहाँ लेके जाते हैं, इसको लेके जाते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में जाने पर क्या होता है, ये सीवेज इसमें जाके क्या हो जाता है, भर जाता है। इसमें 2 क्रियाएं प्रमुख रूप से की जाती हैं। पहला क्या है, फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन। इसमें जो भी भारी गंदगी युक्त पदार्थ होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ इस तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और बहुत सारे ऐसे हल्के पदार्थ होंगे, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, किसी का अगर उसमें कुछ क्लिप वगैरह गिर गया, मतलब जो भी हल्के तैरने वाले जो पदार्थ होते हैं सीवेज में, पत्ती वगैरह भी कभी कभी गिर जाती है ना, तो वो सब क्या होंगे, ऊपर की तरफ तैरते रहेंगे। तो इस जो ऊपर की तरफ जो तैरते रहेंगे इसको क्या किया जाएगा, छन्नी के द्वारा, ठीक है, उस छन्नी के द्वारा इस चीज़ को यहाँ से उठा लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो पदार्थ पानी के ऊपर तैर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। और नीचे जो जमी हुई जो गंदगी है, जो भारी जो कण होंगे वो क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, इसको यहाँ से हटा लिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। बीच में जो पानी रहेगा, अब इसको क्या किया जाएगा, इसको भी कुछ टाइम तक इस तरह से बीच में मान लो अब ये जो पानी आ गया, ठीक है, इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। कब,
सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को करने के बाद इस पानी को इसी में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाएगा, ताकि इस पानी में कुछ और भी अगर जो छोटे छोटे कण होंगे वो मौजूद होंगे तो वो भी आके क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और ऊपर का जो तैरता हुआ जो प्लावी पानी, जो फ्लोटिंग वाटर होगा, उसको इफ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है, इफ्लुएंट, उसको क्या बोला जाता है, इफ्लुएंट का नाम दिया गया है। अब इस पानी को ही जो इफ्लुएंट है, इसी को अब आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाएगा। ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट में केवल ये एक तरह का फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ नहीं होता, एज ए फिजिकल प्रोसेस यूज़ होता है। उसमें क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को किया जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब क्या है, भारी गंदगियाँ जो नीचे बैठ गई उसको वहाँ से हटा लो, और हल्की जो है, जो तैरने वाली है, उसको वहाँ से, हल्की गंदगी को वहाँ से निकाल लो। देखो मैंने अभी बताया था ना, इफ्लुएंट, इफ्लुएंट को हम क्या बोलते हैं, बहिस्राव। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसको बोला जाता है। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एयरेशन टैंक वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेड, लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। ठीक है, माने एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। दिस अलाउज vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks of bacteria associated with fungal filament to form mesh-like structure. While growing, these microbes consume the major part of organic matter in the effluent. This significantly reduce the BOD, biochemical oxygen demand of the effluent. अब देखो यहाँ का जो ये इफ्लुएंट है उसको हम क्या करेंगे, अब इसको सेटलिंग टैंक से इसको हम दूसरे टैंक में ले जाएंगे। उस टैंक का नाम हम क्या देंगे, एयरेशन टैंक में इसको हम ले जाएंगे। इफ्लुएंट को हम एयरेशन टैंक में ले जाके भर देंगे। इस एयरेशन टैंक में हम क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे मैकेनिकली। एजिटेट करना मतलब मिक्सी देखा है ना, मिक्सी कितना तेज़ 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 घूमता है, उसी की तरह हम इस पूरे को घुमाएंगे। तो और इसमें क्या करेंगे, और इसके अलावा हम इसमें एयर को भी पंप करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एयरेशन टैंक में दो प्रोसेस करेंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, एजिटेट मैकेनिकली, मतलब हम इसको, इस पानी को बहुत तेज़ी के साथ घुमाएंगे और इसमें हम एयर भी पंप करेंगे, जिससे क्या होगा, जो एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, मतलब वायवीय सूक्ष्म जीव जो होंगे, वो बहुत ही विग्रसली, मतलब तेज़ी के साथ वो वृद्धि करेंगे और मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैश लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप फंगस जानते हो, फंगस में क्या होता है, हाइफी होते हैं। ठीक है, फंगस में इस तरह के हाइफी होते हैं, तो इन हाइफा में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होंगे वो फंस जाएंगे। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस इफ्लुएंट के अंदर। ये क्या करेगा, इस इन्फ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित होगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को इसके द्वारा कंज्यूम किया जाता रहेगा। ठीक है, कंज्यूम इसके द्वारा किया जाता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको कि ऑर्गेनिक पदार्थ के डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड करेंगे। और कब तक ऐसा हम करते रहेंगे, जब तक कि BOD क्या हो जाए, हमारी कम ना हो जाए। जो आपका सीवेज वाटर रहता है, देखो यहाँ पे BOD को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं और BOD को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। ये कहता क्या है कि 1 लीटर पानी में, अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी की अगर BOD बहुत ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे पानी पॉल्यूटेड है। दैट मीन्स इस पानी में ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, BOD ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि इस पानी में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, उन ऑर्गेनिक पदार्थों के पाचन करने के लिए क्या चाहिए, उनको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बहुत जगह इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा रहता है।
तो इसको हम तब तक एजिटेट करते रहेंगे, तब तक इसमें हम एयर फ्लो करते रहेंगे और सूक्ष्म जीवों को विग्रसली ग्रो करवाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि इसकी बीओडी कम न हो जाए। ठीक है, हमको जो सीवेज वाले पानी को हमको इस लायक पानी बनाना है ताकि हम अपने सीवेज के पानी को नदी के पानी में ले जाके छोड़ सकें, मिला सकें। समझ में आ रही है बात? तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस का मतलब होता है कम कर देना, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। किसका? इफ्लुएंट का। इफ्लुएंट मतलब यहाँ पे लिखा होगा मैंने हिंदी, बहिस्राव को। बीओडी, अब यहाँ पे बीओडी की डेफिनेशन को मैंने लिखा है, बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। ठीक है, पानी में जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, सूक्ष्मजीव हर जगह मौजूद हैं। हमारे गिलास में जो पानी है वो हमने अगर फ़िल्टर से निकाल लिया और पानी को 5 मिनट के लिए भी ऐसे खुला छोड़ दिया तो उसमें भी क्या आ जाएगा? माइक्रोब्स आ जाएंगे। तो माइक्रोब्स हर जगह मौजूद हैं। तो उस पानी की बीओडी कितनी है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा, मतलब ये ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खपत करने के लिए आवश्यक होती है। वहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे घट ना जाए। ऑक्सीजन की मात्रा घटने का मतलब क्या है कि अब इस पानी में जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उसकी मात्रा कम हो गई है। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण, माने अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। उद्ग्रहण मतलब ऑक्सीजन को अपटेक करना, लेना, के दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। अब आगे क्या लिखा है? Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank. पहले इसको हमने एक सेटलिंग टैंक में प्रवेश करवाया जिसमें कि क्या हुआ? सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हुआ। ठीक है, फिर उसको हमने एयरेशन टैंक में भेजा अपने पानी को, फिर उसको एयरेशन टैंक से फिर से उसको हम एक दूसरे सेटलिंग टैंक में उस इफ्लुएंट को भेजेंगे। वेयर द बैक्टीरियल फ्लोक्स का यहाँ पे क्या हुआ था? वो जो मैश लाइक जो स्ट्रक्चर बना था ना फंगस का और बैक्टीरिया का, उसी को बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लोक्स। आर अलाउड टू सेडिमेंट, मतलब अब ये सेडिमेंटेशन, ये आपका सेटलिंग टैंक है ना, तो सेटलिंग टैंक में जो बैक्टीरियल फ्लोक्स जो बने हुए हैं, अब तो पानी का बीओडी कम हो चुका है, तो अब इसको मतलब ताकि ये भी अब सेडिमेंट हो जाए, ये भी पानी में नीचे बैठ जाए, इसके लिए इसको हम सेटलिंग टैंक में लेके आते हैं। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, ये जो पानी में जो जब ये नीचे बैठेगा बैक्टीरियल फ्लोक्स, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू एयरेशन टैंक। जैसे हमको अगर दही बनानी है तो हम क्या करते हैं, पुराने दही में से थोड़ा सा दही अपने दूध में डालते हैं, जिसको हम ऐसे इनोकुलम बोलते हैं ना, उसी तरह से इसमें से थोड़ा सा हम एक्टिवेटेड स्लज लेंगे। एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पे है क्या? बैक्टीरियल फ्लोक्स है। इसकी थोड़ी सी मात्रा को लेके हम एयरेशन टैंक में डालेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, जब एयरेशन टैंक में हम बहुत ज़्यादा एयर को प्रोवाइड करेंगे, उसको एजिटेट करेंगे, तो फिर से उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा तुम कहीं से डालना पड़ेगा ना, तो वो यहीं से डालेंगे। तो स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू ए एयरेशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। समझ में आ रहा होगा। द रिमेनिंग major part of the sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester। अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारा इफ्लुएंट है उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे? एक लार्ज टैंक होगा जिसको बोला जाता है anaerobic sludge digester। Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produces a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases form biogas and can be used as source of energy as it
एज इट इज़ द इनफ्लेमेबल। अब क्या है, हमने उसको सेटलिंग टैंक से किस में भेजा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। क्यों भेजा, क्योंकि जो एक्टिवेटेड स्लज हैं किससे बने हुए हैं, बैक्टीरियल फ्लोक से बने हुए हैं, उसको भी अब हटाना है पानी से, उसको डाइजेस्ट करना है। और एनारोबिक बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, हमको उसमें डालना पड़ेगा एनारोबिक बैक्टीरिया। एयरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने का काम एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया और जो फंगस है उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा। इस प्रोसेस के दौरान कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और CO2 गैस, जिसको कि बायोगैस भी बोला जाता है। और स्पेशली जो मीथेन होता है, इसमें इसका प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है। और इसका यहाँ से अगर हमें गैस पाइपलाइन भी बिछा दें, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, तो क्या होगा, इस मीथेन गैस का उपयोग बहुत घरों में खाना पकाने, लाइटिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पे दो उपयोग हुआ। पहला तो ये हुआ कि जो सीवेज है, मतलब वहित मल युक्त जो पानी है, वो यहाँ पे स्वच्छ हुआ, जिससे कि उसको नदी में डाला जा सके और नदी ऐसे पानी से डालने पे प्रदूषित नहीं होगा। दूसरा लाभ क्या हुआ, हमें ये जो गैसेस मिले, इसको हम बायोगैस बोलते हैं, जिसका उपयोग हम भोजन पकाने और लाइटनिंग के लिए भी कर सकते हैं, मतलब अपने घर में लाइट जलाने के लिए। द इफ्लुएंट बहिस्राव from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and stream, मतलब नदियों में भी डाल सकते हैं और इस तरह के अगर कुछ दूसरे वाटर बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल झील है, झरना है, उसमें भी डाला जा सकता है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वहित मल उपचार संयंत्रों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वहित मल ही नदियों में छोड़ा जा सके। तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोब्स के द्वारा ही। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना, ठीक। अब दूसरा टॉपिक क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है, का मिश्रण है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। द टाइप ऑफ द गैस, द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दैट दे यूटिलाइज, ठीक है, मतलब जो गैस है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार का ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर का निर्माण तथा पेयों का उत्पादन में CO2 गैस मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। मतलब इन चीज़ों को अगर हम एज ए सबस्ट्रेट के रूप में लेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होगी। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वह CO2 तथा हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मेथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्यतः जीवाणु मेथेनोबैक्टीरियम हैं। ये बैक्टीरिया सामान्यतः एनारोबिक स्लज, अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा ना। मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु पशुओं के रूमेन, प्रथम आमाशय में भी पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था रूमिनेंट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, ज़रा कमेंट करके मुझे बताना। देयर रूमेन में सेलुलोजिक मटेरियल की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रूमेन में यह बैक्टीरिया सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुओं के मल, जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बायोगैस प्लांट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बायोगैस प्लांट का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। कुछ ऐसा ही होता है बायोगैस प्लांट।
इसमें गोबर और जल को मिक्स करके, मैंने जो गोबर होती है जो गाय भैंस जो देती है उसमें पानी को मिक्स करके इन दोनों के मिक्स रूप को बोला जाता है स्लरी। ठीक है, इसको यहाँ पे डाला जाता है और इसको यहाँ पे मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है इस पोर्शन पे। क्या होता है, जब मिक्स किया जाता है ना, मिक्सिंग के समय इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, जब गैस बनेगी तो क्या होगा, इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो कुछ उठेगा। ठीक है, उठेगा और ढक्कन उठने से क्या होता है, एक प्रेशर बनता है और वो जो गैस होता है ये आउटलेट है गैस के पाइप का, और गैस यहाँ से निकल जाता है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। इसके बाद जो भी पदार्थ बचा हुआ है, मतलब जो भी स्लज बच जाता है, ठीक है, उसका हम एज ए खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जिसको कि हम बायो फर्टिलाइज़र का नाम देते हैं। तो इस तरह से जो बायोगैस संयंत्र होता है वो आपको गांव वगैरह में देखने को मिल जाएगा, और ऐसे ही एरियाज़ में इनको लगाया जाता है जहाँ पे कि अच्छी खासी मात्रा में गाय हो। ठीक है, मतलब गाँवों में इसका ये आपको अधिक दिखने को मिलेगा। समझ में आया होगा, इजी टॉपिक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसका मतलब क्या है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब कि बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं, मतलब पीड़क होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको कि कंट्रोल करने का काम भी माइक्रोब के द्वारा किया जा सकता है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल methods for controlling plant disease and pest। फिर से इसको पढ़ेंगे एक बार। बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल methods for controlling plant disease and pests. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals. By use of insecticide and pesticide, these chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike। मतलब हम क्या करते हैं, अपने सोसाइटी में हमें क्या करना चाहिए, बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करना चाहिए जो प्लांट डिजीज़ जो कॉज करने वाले जो पेस्ट होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम करते क्या हैं, इन मॉडर्न सोसाइटी में हम करते क्या हैं कि हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, और ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं, सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी और डिफरेंट प्लांट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि इस सारे केमिकल्स के द्वारा क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, मृदा पॉल्यूशन होती है, मतलब जो ग्राउंड पॉल्यूशन है वो होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, फ्रूट्स को भी नुकसान पहुंचता है। केमिकल वाले फ्रूट्स खाएंगे तो कहाँ से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू अवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स, मतलब जो भी खरपतवार होती है ना उनको नष्ट करने के लिए हम वीडिसाइड का यूज़ करते हैं। तो इन सबको यूज़ करने से बहुत सारे पॉल्यूशन हो जाते हैं, इसलिए हमें माइक्रोब्स का यूज़ करना चाहिए एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये हम करेंगे कैसे, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे लिख के रखा है, लेकिन उसको आप एज ए पढ़ सकते हो स्क्रीन को पॉज करके। जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये हैं। देखो यहाँ पे बोलने का प्रयास ये किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक जो फार्मर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम बना रहे, मतलब हमारे इंसेक्ट्स और पेस्ट भी रहे, हमारा प्लांट भी जीवित रहे, किसी को नुकसान ना हो। अगर हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट्स मर जाएंगे। इंसेक्ट्स मर जाएंगे तो इंसेक्ट्स पे जो भी जीव आश्रित होता है वो भी तो मर जाएंगे, तो इससे एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। हमें इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना, मतलब हमें किसी को भी यहाँ पे मारना नहीं है, एक बैलेंस बना के रखना है। जैसे सपोज़ करो ये हमारा एक प्लांट है और इस प्लांट पे ये छोटा सा जो इंसेक्ट है वो इस प्लांट की पत्तियों को या इसके फल को खाता है, लेकिन इस इंसेक्ट को ये बड़ा सा इंसेक्ट है ये खाता है। तो हम अगर ऐसा करें कि हम इस बड़े वाले इंसेक्ट की संख्या को थोड़ी सी बढ़ा दें तो क्या करेंगे, ये बड़े वाले इंसेक्ट हमारे प्लांट को तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये छोटे वाले इंसेक्ट्स को ये ज़रूर खा लेंगे। तो बस हमें कुछ ऐसा ही करना है
कि छोटे वाले इंसेक्ट्स हमें नहीं मारने हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें बड़े वाले इंसेक्ट्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देनी है, जिससे ये इसको खा ले, ताकि ये कंट्रोल रहे, ये भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसकी भी जीनस इसके बढ़ने से पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगी, ये रहेंगे। लेकिन अगर हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो न केवल ये इंसेक्ट ख़त्म होगा, बल्कि इस पर आश्रित ये भी इंसेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा ऑर्गेनिक फार्मर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो अब देखो ये किस तरह से पॉसिबल यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि जो लेडी बर्ड बीटल होती है, लेडी बर्ड बीटल को आप पहचानोगे कैसे? एक ऐसा कीड़ा होता है ये जिन पर लाल तथा काली धारियाँ पाई जाती हैं, ये एफिड्स को खाते हैं। मतलब अगर हमें अपने प्लांट्स को एफिड से सेफ रखना है तो हम क्या करेंगे, लेडी बीटल्स की संख्या को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, तो वो एफिड्स को खा लेंगे। मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मॉस्किटो को कम करने के लिए हम ड्रैगन फ्लाई को लेके आएंगे, वो मॉस्किटो को खा लेंगे। ठीक है, बीटी बेसिलस थुरिंजिएंसिस, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर पे ये अटैक करते हैं। आपको बीटी कॉटन के बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब तो इसको जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसके जीन्स को प्लांट में ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। सारा प्रोसेस आपको पता चलेगा अक्टूबर के मंथ में। ठीक, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो फ्री लिविंग होता है, फंगस है, मोस्ट कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, मतलब ये प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है और वर्क एज इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट इन सेवरल प्लांट पैथोजन, मतलब ये बहुत इफेक्टिव है प्लांट पैथोजन को मतलब उस प्लांट पैथोजन करने वाले पैथोजन्स के को कंट्रोल करने में। एक वायरस होता है बैक्यूलो वायरस, जो अटैक करता है इंसेक्ट्स के ऊपर और ऑर्थोपोड्स के ऊपर। ठीक है, और बैक्यूलो वायरस की एक वैरायटी है जिसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये क्या करता है, स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ के ऊपर ही ये अटैक करता है, अर्थात इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब अगर इस स्पीशीज़ को अटैक करना तो ये इसी पर अटैक करेगा, बाकी कहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो इससे नो नेगेटिव इम्पैक्ट को पड़ता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ न करते हुए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही हम यूज़ करें, जिससे कि हम अपनी फसल को भी बचा लें और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए इंसेक्ट्स को भी हम कुछ हद तक बचा सकें, मतलब इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक, लास्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में माइक्रोब का यूज़ किस तरह से किया जा सकता है? आप सबको पता है लेग्यूमिनस प्लांट में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम प्रेजेंट रहता है एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स में। ठीक है, इसी तरह से कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, जो कि फ्री नाइट्रोजन को, मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में चेंज कर, मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म में वो इसको बदल देते हैं। इसी तरह से फंगस का एसोसिएशन अगर आपको याद होगा, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, जो ये एक प्रकार का फंगल एसोसिएशन है, मैंने फंगस क्या करती है, प्लांट्स के रूट्स के साथ लगी रहती है, जिससे कि क्या होता है, ये माइकोराइजा प्लांट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और उसके बदले में फंगस को भी मिलता है फूड। यहाँ पे लिखा हुआ है फास्फोरस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ में सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सैलिनिटी और ड्रॉट से जड़ की सुरक्षा भी करती है और ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ साइनोबैक्टीरिया होता है, आप सभी को पता है साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया पे एनाबिना है, नॉनस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है। तो इन सब का यूज़ पैडी फील्ड में होता है, मतलब धान के खेत में होता है, और ये क्या करते हैं, वही नाइट्रोजन, मतलब हमारे भूमि में ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा को ये बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आज आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले माइक्रोब का हमने यूज़ कहाँ पढ़ा, माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने देखा है। एक्चुअली लगातार मैं बोल रही हूँ, लगभग मतलब 50 मिनट होने को आ रहा है, लगभग 1 घंटा। तो 1 घंटे अगर कोई लगातार बोलेगा तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो खैर कोई नहीं,
तो आपने देखा कि माइक्रोब्स का यूज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में है, इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में कौन कौन से हैं? तो पहला हमने यूज़ देखा कि डिफरेंट बेवरेजेस को बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ उसका किया जाता है एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए, और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और कुछ मेडिसिन्स के बारे में मैंने आपको बताया जिसका डिफरेंट यूज़ था। कुछ एसिड्स मैंने आपको बताए। उसके बाद माइक्रोब का यूज़ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर माइक्रोब का यूज़ किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, ठीक। फिर माइक्रोब एज ए यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। फिर माइक्रोब यूज़ किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। तो यहाँ पे आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ मेरा ये प्रॉमिस भी पूरा होता है कि ये जो वीक था उसमें मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। एक्चुअली 11th क्लास का भी सिलेबस है जो आपको पता है काफ़ी लेंदी है, तो उसको भी कंप्लीट करना है। साथ ही साथ में आप लोग का भी लेके चलना है, फिक्स टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना है, ताकि हमको अधिक से अधिक रिवीज़न का टाइम हमारे पास मिल सके। तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ज़रूर बताना। और अब आप डाउट्स पूछने के लिए आप स्कूल में भी आ सकते हो, बिकॉज़ ऐसे ग्रुप खोल के देखना और लाइन बाय लाइन आप जो से पूछते हो कि ये लाइन समझ में नहीं आई, ये लाइन समझ में नहीं आई, तो लाइन समझने से मुझे बेटर लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कैसे आपको लाइन समझ में नहीं आई, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप बोलते हो कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लेकिन मुझे लाइन क्लियर नहीं हुई, तो कैसे पॉसिबल है ये। खैर, सबकी अलग अलग अपनी दिक्कतें होती हैं, कोई बात नहीं। एज ए टीचर मुझे हर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और एक बात और कि आप लोगों को तो मतलब हम लोग को ये बोला गया है कि आप लोग स्वयं प्रभा चैनल को देखो और उसको देख के आप लोग समझने सीखने की कोशिश करो, और जो चैप्टर्स उसमें से नहीं समझ में आ रहे हैं वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। लेकिन स्वयं प्रभा चैनल पे जितनी पढ़ाई हो रही है मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, आप लोग एक बार स्वयं प्रभा चैनल को ज़रूर खोल के देखना कि उसमें पढ़ाई किस ढंग से करवाई जा रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बताना है वो ये है, पहली बात कि कल से मैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस जो है वो स्टार्ट करूँगी, ठीक। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े से इजी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्यावरण जो आपको पढ़ना है वो थोड़ा इजी है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसे इजी टॉपिक्स को सेलेक्ट करे और उस पर 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस बना के ग्रुप में आप लोग डालोगे, तो ये मतलब डालने को कहा गया है कि ऐसे टॉपिक पे, मतलब ऐसे टॉपिक को आपको पढ़ाना है दूसरे बच्चों को, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है जो कि थोड़े से इजी है, जिसको कि अपने से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक। तो मैंने बोला भी था, हाँ, धैर्या को मैंने बोला था, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाना है आप लोगों को, किसी भी बच्चे को वो पढ़ा सकता है जो कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, और थोड़ा सा वो इजी टॉपिक है जिसको कि पढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण आप खुद पढ़ सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे बस याद दिलाना कि मुझे आपसे प्रोजेक्ट और फाइल्स को भी बनाने के लिए कहना है, ठीक है। तो मैं पहले ये डिसाइड कर लूँ कि आपको मैं क्या बनाने के लिए दूँ, क्या प्रोजेक्ट मैं आपको दूँ, क्योंकि कुछ पढ़ाई आपकी एज ए प्रोजेक्ट के माध्यम से भी होगी कि मैं आपको प्रोजेक्ट दूँगी और उसमें आप फिर पढ़ाई करोगे। देखो, प्रोजेक्ट तो पूरा इसी पे बन सकता है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे पूरा प्रोजेक्ट बन सकता है, बायोगैस का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, एंटीबायोटिक्स पे। तो ये जो यूनिट था वो बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट था, और बधाई हो आप सभी को, मुझको भी बधाई हो, ताकि एक यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है और जो फर्स्ट यूनिट है वो भी हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते भर में या 10 दिन में वो यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स, उसको हम शुरू करेंगे इसके बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बाद हम जेनेटिक्स को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। जेनेटिक्स ख़त्म हो जाएगा तो पूरे 3 यूनिट आपके कंप्लीट होंगे, और सितंबर में यही है कि पूरे 3 यूनिट कंप्लीट हो, जिससे मिड अक्टूबर से हम 4th यूनिट और 5th यूनिट में कोशिश करूँगी अगर आप लोग वीडियोस बना के डाल सको तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, ऐसा बोला भी गया है आप लोगों को वीडियोस बना के डालने के लिए। तो आज के कंपटीशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट, पार्टिसिपेट करना। और कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। नोट्स अगर चाहिए तो भी उसको लिखना, तो मैं नोट्स की PDF बना के आपको भेज दूँगी। थैंक यू वेरी मच।